हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तेज सिंह और आप लोग देख रहे हैं तेज केमिस्ट्री। पी ब्लॉक का हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी कि आपका जो ग्रुप 15 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, और इसके बाद में हमने उसमें डिस्कस किया था कि कौन कौन सी इस 15 ग्रुप के एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो आपको इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अपन बात करते हैं। इसमें हमारे जो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ आ रही है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। कौन सा वाला? देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, इस जो ग्रुप 15 है, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि आपका द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स कौन कौन सी होती है? -3 होती है, +3 होती है, +5 होती है। अब देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि इस ग्रुप की जो भी एलिमेंट्स होते हैं, कौन से 15 ग्रुप की बात कर रहे हैं? नाइट्रोजन फैमिली की, निक्टोजेंस बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है कि आपका ये जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन सी जनरली -3, +3 और +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, थोड़ा आप समझिए इस चीज को। देखिए, हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एक में आपका एलिमेंट है फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के बारे में सबको पता है, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो आप चेक कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। मतलब इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। अब देखो, P का अगर ऑर्बिटल है, P में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसको अगर अपना P ऑर्बिटल फिल करना है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? और 3 इलेक्ट्रॉन्स को और गेन करना पड़ेगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो मतलब इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? आपका -3 हो जाएगी। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आ जाएगी? -3। लेकिन अगर ये क्या करता है कि अपने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये इनको सबको बाहर निकाल देता है और अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करता है, तो उस केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आती है? +5 आती है। लेकिन ये +3 कब आती है भाई? ये +3 की अपन आगे बात करेंगे कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि इस ग्रुप में +3 ऑक्सीजन स्टेट भी प्रेजेंट होती है। तो जनरली हमने देख लिया कि इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट दिखा रहे हैं। -3 क्यों दिखाते हैं? क्योंकि अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, मतलब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन और भरना चाहता है। तो उस केस में ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उस केस में इसकी -3 हो जाएगी। लेकिन अगर ये अपने आउटर ऑर्बिट के सारे इलेक्ट्रॉन को अगर क्या कर देता है? लॉस कर देता है, तो उस केस में इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी? +5 हो जाएगी। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज आ रही है हमारे पास यहाँ पे, देखो, द टेंडेंसी टू एग्जिबिट -3 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। देखो, ये कह रहा है कि अगर आप क्या करते हो, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो। देखो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो, हमें बताया है कि इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। क्लियर है? अब कल वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो उसमें आपको पता होगा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। कैसे भी आपको बताया था मैंने, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कैसे होते हैं? नॉन मेटेलिक होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी कैसे होते हैं? ये तो आपके मेटलॉइड्स होते हैं। और बिस्मथ कैसा होता है? मेटेलिक नेचर का होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं? आपके मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी चीज, ऊपर से नीचे आने पर तो क्या हो रहा है कि साइज भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस वजह से नीचे की तरफ आने पर -3 ऑक्सीजन स्टेट बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जनरली ध्यान रखना कि ऊपर में जो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं ये जनरली -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन तो क्या करता है? -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। इसके अलावा भी और करता है वो अपन आगे इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में क्या हो रहा है कि आपको पता चल गया कि -3 ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी ग्रुप में नीचे जाने पर? बट क्या होती है? बनाने की टेंडेंसी होती है वो कम होती है, क्योंकि नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो बिस्मथ मेटेलिक नेचर का है, तो मेटेलिक नेचर का है तो वो तो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो क्या होगा? वो प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट चीज आ रही है हमारे पास, नाइट्रोजन शो
द -3 ऑक्सीडेज स्टेट इन द नाइट्राइड आयन। अब देखो होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है अगर वो नाइट्राइड की फॉर्म में है तो नाइट्राइड के अंदर नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेज स्टेट होगी वो क्या होगी, -3 होगी। -3 कैसे, देखो आपका क्या होता है जनरली अगर अपन जैसे देखा जाए हमारे पास एग्जांपल्स है जैसे Mg3N2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड में अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालोगे तो यहाँ पे कितनी मिलेगी, -3 मिलने वाली है। कैल्शियम नाइट्राइड में भी क्या होगी, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 मिलेगी और एल्यूमिनियम नाइट्राइड में भी क्या होगी, -3 मिलेगी। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दी जिसमें क्या हो रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो क्या ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो यहां से हमें थोड़ा सा चीजें हैं जो हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपको यहां से क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो अदर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द नाइट्रोजन, देखो अदर ऑक्सीजन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसमें आपको मैंने कुछ नाम दे रखे हैं कंपाउंड्स के और फॉर्मूले लिखे हुए हैं कंपाउंड्स के और उनके सामने उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ जो दे रखे हैं कंपाउंड इसमें ऑक्सीजन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है नाइट्रोजन की इनके अंदर, तो वो आपको माइंड में होना चाहिए। देखो सबसे पहले लेते हैं अपन, ये है हमारे पास अमोनिया, ठीक है। अमोनिया सबको पता है अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। तो अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -3 होती है। तो सबको पता होना चाहिए कि अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -3 होती है। इसी तरह से बात करें NH2 इसको अपन बोलते हैं, सब लोगों को पता होगा, हाइड्राजीन। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाइड्राजीन, ठीक है। हाइड्राजीन के अंदर बात की जाए तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -2 होती है। देखो हाइड्राजीन के अंदर इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, -2 होती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बार मैं थोड़ा आपको इसको क्लियर लिख देता हूँ वापस, नाम इसका देखो यहां से, ओके, हाइड्राजीन। हाइड्रोजन के अंदर कितनी है, -2। अब कैसे हुई देखो आप, सब लोगों को पता होगा नाइट्रोजन है, इसमें क्या हो रहा है कि आपका 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो ये नाइट्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले सकता है, इससे ले सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, -2 होगी। यहां पर देखा जाए, अच्छा ये इससे नहीं ले सकता क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये वाला नाइट्रोजन भी इन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, -2। तो ओवरऑल हाइड्रोजन में नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट निकल के आती है वो कितनी आती है, -2 आती है। अब ये मत कहना सर -2 आपका क्या हो गया, -4 हो गया। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो 2x होगा, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन की -2 आएगी। नेक्स्ट चीज आ रही है NH2OH। देखो ये इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीजन स्टेट होती है वो कितनी होती है, -1 होती है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप चेक कीजिए कि नाइट्रोजन है, सॉरी हाइड्रोक्सिल एमीन के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, साथ में ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है और साथ में ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर क्या होता है कि ये नाइट्रोजन क्या करता है कि इन दोनों हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी -2 ऑक्सीजन स्टेट हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन जो है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो भाई नाइट्रोजन से ज्यादा होती है तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को तो खींच लेगा। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगी, +1 ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी। भाई ऑक्सीजन की वजह से तो +1 आ रही है, दोनों हाइड्रोजन की वजह से -2 आ रही है। तो ओवरऑल अगर अपन चेक करेंगे तो इस नाइट्रोजन पर हमें क्या ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी, वो हमें मिलेगी -1 मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि यहां पर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट -1 कैसे आई है, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या होगी, -2 आएगी। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस केस में इस पे क्या आ जाएगी, प्लस आ जाएगी। तो अगर आप एक प्लस की है और 2 माइनस की है तो घटा दोगे आप इसको तो क्या आ जाएगा, इसमें -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, -1 आ गई। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जांपल्स। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, यहाँ पे 0 है। N2O में यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +1 है। और NO यहाँ पे भी कितनी है आपकी, +2 है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये एग्जाम्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना।
चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है यहाँ पे, देखो स्टेबिलिटी ऑफ, देखो यहाँ पे बात करते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज एंड दैट ऑफ +3 स्टेट इंक्रीज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन टू द ग्रुप। अब देखो ये चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बताई थी। देखो आप लोग खुद सोचिए, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीज एंड दैट ऑफ +3 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीज। अब ये क्या कह रहा है, देखो सुनिए कि भाई आपको बताया कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये कह रहा है कि आप जब ऊपर से नीचे जा रहे हो तो +5 ऑक्सीजन स्टेट होती है वो डिक्रीज होती है, और क्या होता है कि आपका +3 ऑक्सीजन स्टेट होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब क्यों होता है आप ये सुनिए। जैसे बिस्मथ है, बिस्मथ की बात करते हैं तो आप लोगों को सबको पता है कि इस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP3, यही होता है, सब लोगों को पता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो, जैसे बात करता हूँ बिस्मथ की बात करते हैं। बिस्मथ में क्या होता है कि यहाँ पर जब ये बॉन्ड बनाता है तो उसके जो पी के ऑर्बिटल्स तो होते हैं, पी के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं। लेकिन जो ये एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में क्या करते हैं, पार्टनरशिप नहीं करते, मतलब बॉन्डिंग में क्या करते हैं, एक तरह से हिस्सा नहीं ले रहे। तो हिस्सा नहीं ले रहे तो उस केस में क्या होगा, इसके सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स ही क्या हो रहे हैं, बॉन्डिंग में काम आ रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, बिस्मथ होता है वो जनरली आपको क्या करता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। लेकिन इसके कुछ कंपाउंड्स देखे गए हैं एक्सेप्शनली जो आपका क्या होता है, फ्लोरीन के साथ +5 ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिस्मथ होता है वो +3 क्यों दिखाता है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं आपको बता चुका हूं कि पी के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं, लेकिन आपका एस के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। मतलब बाहर के जो पी के इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या कर रहे हैं, बॉन्ड बनाने में क्या कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन एस के इलेक्ट्रॉन हिस्सा नहीं ले रहे। तो ये आपके पी के 3 इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं, इस वजह से वो क्या करता है, +3 ऑक्सीजन स्टेट ही शो करता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर सेकंड पॉइंट। देखो सेकंड पॉइंट में बात कर रहा है कि नाइट्रोजन डज नॉट पोजेस d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। अब इसको थोड़ा सा अपन क्या कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं यहां से। ओके यस, देखो नाइट्रोजन डज नॉट पोजेस d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट कैन नॉट मैक्सिमम कोवैलेंसी, सो इट कैन सो मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। देखो क्या होता है, नाइट्रोजन की बात करते हैं अपन तो अब सब लोगों को पता होगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई। देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p3। अब सब लोगों को पता है कि हमारा जो सेकंड सेल होता है उसके अंदर आपका d ऑर्बिटल नहीं होते, तो मतलब ये क्या कर सकता है कि इसके अंदर देखो सेकंड सेल के अंदर आपका d ऑर्बिटल नहीं होता, तो उस वजह से क्या होगा कि ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक शो कर सकता है। अब कैसे, देखो आपको सोचो, देखो एक S है, मैं आपका ऑर्बिटल्स बना देता हूँ, जैसे कि ये है 2s ऑर्बिटल्स और ये है आपका p ऑर्बिटल, ठीक है। देखिए अब हो क्या रहा है कि आपका ये तो है 2s का और ये है 2p का। अब यहाँ पे ये एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ऑर्बिटल ये, मतलब एक s का और 3 p के ऑर्बिटल्स हैं। ये 4 ऑर्बिटल्स क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग में क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। तो भाई बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम कोवैलेंसी इनकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे आप लोगों को पता है NH4+, इसमें क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, आपका 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो इस केस में इसकी कोवैलेंसी कितनी हो रही है, 4 हो रही है। लेकिन आप लोगों ने कभी ऐसा कोई कंपाउंड सुना है जिसके अंदर आपका एक नाइट्रोजन के साथ कोई 5 एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं? जैसे कि मैं बात करूं कि आपने कभी NF5 और NCl5 सुना है क्या? नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कि भी आपको बताया कि नाइट्रोजन तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। अब 4 बॉन्ड कैसे बना सकता है? क्योंकि भाई आपका वो 2s के, देखो आप खुद सोचो भाई, बॉन्ड बनाने में हमेशा क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो बाहर वाले ऑर्बिट में क्या है, एक तो s है
और 3 p ऑर्बिटल्स हैं। अब ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं इसमें टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो डी ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है, 4 है। ड्यू टू दिस रीजन नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म NF5 एंड NCl5। अच्छा देखो, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, ध्यान रखना कि भाई नाइट्रोजन होता है वो NF3, मतलब नाइट्रोजन क्या कर सकता है भाई, NF3 तो बना सकता है, आपको पता होगा। NF3 में तो बनाएगा, मतलब 3 बॉन्ड तो बनाते ही, आपको पता ही है भाई, वो 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, लेकिन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपसे क्या कहा कि NF3 तो बन सकता है लेकिन NF5 क्यों नहीं बन सकता, तो उसका रीजन आप लोग क्या बताओगे मुझे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपका डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं, तो इस वजह से क्या होता है, ये आपका NF5 और NCl5 नहीं बनाता। ठीक है, ये चीज आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसके अंदर अपने को क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है, देखो डिसप्रपोर्शनेशन। देखो डिसप्रपोर्शनेशन के बारे में बात करते हैं, तो जो नाइट्रोजन होता है वो डिसप्रपोर्शनेशन शो करता है। तो कैसे करता है, जैसे आप लोग देखिए कि मैं आपको एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे HNO2 का। देखो HNO2 बोलते हैं नाइट्रस एसिड को, तो नाइट्रस एसिड को अपन HNO2 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए ये किस में चेंज हो रहा है, रिएक्शन बताइए मैंने, HNO2 चेंज हो रहा है HNO3 प्लस NO प्लस H2O में चेंज हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो HNO2 है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट अगर आप निकालते हो तो कितनी मिलेगी आपको, +3 मिलेगी। कितनी मिलेगी, +3 ऑक्सीजन स्टेट मिलेगी। आप निकाल के चेक कर सकते हो। यहाँ पर जब आपका ये HNO3 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +5 आ जाएगी। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है वो कितनी आनी है, +2 आने वाली है। अब देखो डिसप्रपोर्शनेशन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने वहां सुना होगा कि डिसप्रपोर्शनेशन कहते किसे। इसका मतलब ये है कि भाई एक ही कोई किसी केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है कि एक ही एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। जैसे आप लोग देखिए कि यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3 है, तो +3 से +5 में जा रही है। सोचिए +3 से +5 में जा रहा है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, +3 से +2 में जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, इसका मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन शो कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, NCERT के अंदर भी दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। चलिए उसके बाद में आ रहा है आपका H3PO4। देखो H3PO4 के अंदर क्या आ जाएगा, जैसे कि H3PO4 की बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये कंपाउंड है देखो H3PO3, तो इसमें अपन क्या कहेंगे यहाँ पे कि फॉस्फोरस एसिड है। फॉस्फोरस एसिड के अंदर आप ऑक्सीजन स्टेट निकालते हो फॉस्फोरस की, तो आपको कितनी मिलने वाली है, +3 मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करोगे तो आपका फॉस्फोरस की जो ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी, आपका यहाँ पर आ जाएगी आपका ये +5, और यहाँ पे फॉस्फोरस की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आने वाली है, -3 आने वाली। तो देखिए आप लोग +3 से +5 में जा रहा है फॉस्फोरस, इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये यहाँ पे +3 से -3 में जा रहा है फास्फिन के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बताया। देखो ऊपर वाला एग्जांपल में नाइट्रोजन है, उसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रही है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसका रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, ना ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, मतलब +3 से +5 में जाने पर ऑक्सीडेशन और +3 से +2 में जाने पर रिडक्शन हो रहा है। नीचे देखिए फॉस्फोरस एसिड है, वो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फिन में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका +3 से +5 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और +3 से -3 में जा रहा है फॉस्फिन के अंदर, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको रिएक्शन यहाँ पे बता दी। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब क्या आ रहा है इसके अंदर, नेक्स्ट जो पॉइंट आने वाला है हमारा इसके अंदर क्या है कि एनामोलस प्रॉपर्टी, एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ द नाइट्रोजन। देखो एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई जो नाइट्रोजन है वो अपनी फैमिली में सबसे अलग है। नाइट्रोजन अपनी फैमिली में सबसे अलग है, तो नाइट्रोजन अपनी फैमिली में सबसे अलग क्यों है, तो उसका रीजन क्या है बताया देखो ने। देखो उसके बारे में अपन क्या कह रहे हैं कि नाइट्रोजन होता है वो अपनी फैमिली में सबसे साइज में क्या होता है, छोटा होता है। तो साइज में छोटा होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब आप लोग कल बात कर चुके हो
कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप 15 में सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी एक इसका रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, ये अपने ग्रुप में सबसे अलग होता है। नेक्स्ट चीज होती है इसकी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती है। तो इस वजह से भी क्या होता है, ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है अपने ग्रुप के अंदर। और एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, अभी हम बात कर चुके हैं कि नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते भाई, तो नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, तो इस वजह से ये अपने ग्रुप में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। तो आपको ये चार चीजें पता होनी चाहिए कि ये अपने ग्रुप में डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो हमने क्या कहा, इसकी साइज कैसी होती है, छोटी होती है। सेकंड पॉइंट आपने क्या कहा यहाँ पे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। सेकंड हमने क्या कहा, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, ये अपना बिहेवियर अलग शो करता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इस वजह से भी क्या होता है, ये अपने ग्रुप में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ रही है वो यहाँ पे क्या है, देखिए पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप इसको ध्यान से देखिए। देखो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, इस चीज का मतलब क्या होता है, देखो नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विद इटसेल्फ, मतलब दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ, एंड विद अदर एलिमेंट्स हैविंग स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ये क्या कर सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। चलिए अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन का, जो आपको देखो यहाँ पे दे रखा है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटोमिक मॉलिक्यूल विद अ ट्रिपल बॉन्ड। अब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो सब लोगों को पता है कि नाइट्रोजन होता है, उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सब लोगों को पता है। तो अब ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या हो रहा है कि दो तो होते हैं पाई बॉन्ड, और एक क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। सब लोगों को पता है ना कि भाई जब N2 है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आपका क्या होता है, उसमें दो पाई, दो तो बॉन्ड कैसे हो गए, पाई हो गए, और एक कैसा हो गया, सिग्मा हो गया। अब कैसे हो गई ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप वो देखिए। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बताया कि नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देखा था हमने, उसमें क्या होता है कि p के ऑर्बिटल्स होते हैं, और p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो आप लोग देखिए यहाँ पे कि जो N2 है उसमें p, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है इस तरह से। तो आपका इस तरह से ओवरलैपिंग करता है तो ये क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, दूसरे क्या होता है कि यहां पर जो आपका इस तरह से ये जो p ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये नाइट्रोजन के जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इस तरह से, ये क्या करते हैं, पार्शियल ओवरलैपिंग करते हैं, और पार्शियल ओवरलैपिंग से क्या हो जाएगा, ये आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो होता ये है कि दो नाइट्रोजन हैं, उनके क्या होते हैं, p ऑर्बिटल्स इस तरह से एक्सियल ओवरलैपिंग करके क्या कर रहे हैं, मतलब एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है उनमें, तो इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। और जब पार्शियल ओवरलैपिंग होती है, तो पार्शियल ओवरलैपिंग में क्या होता है कि आपका ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब आपस में कनेक्ट हो जाता है, तो इससे क्या होता है, पार्शियल ओवरलैपिंग होती है। तो पार्शियल ओवरलैपिंग होने से क्या होता है, ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है और पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि एक नाइट्रोजन एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, बॉन्डिंग कर रहा है। ठीक है, और बॉन्डिंग भी कैसे कर रहा है, पार्शियल, जिससे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको पता चल गया होगा कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है। अच्छा, ऐसा केस क्या होता है कि नाइट्रोजन पी पाई किसके साथ बना सकता है, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, या फिर कोई दूसरा एक नाइट्रोजन किसी दूसरे ऐसे एलिमेंट के साथ बनाएगा जिसकी साइज कैसी होगी, छोटी होगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसे यहाँ पे कार्बन का और ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, तो कार्बन के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्या नाइट्रोजन क्या कर सकता है, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, देखिए हैवियर एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स डू नॉट फॉर्म p pi multiple bond as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot have effective overlapping। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी चीज को मैं समझा देता हूं आपको। आप लोगों ने अभी मुझसे क्या कहा कि सर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की एटॉमिक साइज छोटी होती है। ठीक है, सही बात है, छोटी होती है। तो छोटी होती है तो क्या हो गया, यहाँ पे नाइट्रोजन एक ये रहा, एक नाइट्रोजन गिरा। ठीक है, नाइट्रोजन की साइज छोटी थी तो क्या हो गया, इसका एक p ऑर्बिटल था, इसका एक p ऑर्बिटल था, तो इन्होंने आपस में क्या कर ली भाई, ओवरलैपिंग कर ली। सही बात है, ऐसी की होगी ओवरलैपिंग। ठीक है, चलो तो इन्होंने ओवरलैपिंग करके क्या कर दिया, अपना p पाई बॉन्ड बना लिया। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं फॉस्फोरस की। अब आप लोगों को पता है कि फॉस्फोरस की साइज कैसी होती है भाई, बड़ी होती है। अब फॉस्फोरस की साइज बड़ी होती है तो आप लोग खुद सोचो, ये फॉस्फोरस, ये फॉस्फोरस, इसका p ऑर्बिटल होगा, इसका p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब साइज बड़ी है तो आप खुद सोचो कि इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई साइज बड़ी होती है तो डिस्टेंस भी ज्यादा होती है। अब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पे ये जो p ऑर्बिटल्स है ना, ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं करते। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से ये बॉन्ड क्रिएट नहीं करते। तो बॉन्ड क्रिएट नहीं होता यहाँ पे, तो आपका p ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपस में क्या हो रहे हैं, बॉन्ड इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पा रहे। तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो रही, इस वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो हैवियर एलिमेंट्स, जैसे नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी हैवियर एलिमेंट्स है, चाहे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये क्या होते हैं, p पाई ऑर्बिटल्स, सॉरी p पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो ये चीज अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। और क्या ऐसे होते हैं, लार्ज, मतलब इनके जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज होने का मतलब क्या हो गया, एक तरह से यहाँ पे इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, आपका फैले हुए रहते हैं। डिफ्यूज होने का मतलब क्या होता है, p ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि p में साइज बड़ी है तो p ऑर्बिटल दूर है, तो दूर है तो भाई बॉन्ड आपका नहीं बन पाएगा उनके अंदर। तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा तो ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड शो नहीं करते हैवियर एलिमेंट्स। लेकिन हैवियर एलिमेंट्स ध्यान रखना, इसके अलावा क्या होते हैं, जो जितने भी हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या, कौन सी बॉन्डिंग शो करते हैं, वो आपका p पाई d पाई बॉन्डिंग शो करते हैं, या फिर d पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। तो ये आपका जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, p पाई d पाई बॉन्डिंग शो करते हैं और d पाई बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, d पाई p पाई मतलब p पाई समझ गए आप लोग। अब इसमें p पाई d पाई मतलब क्या होगा कि एक एटम का तो p ऑर्बिटल और दूसरे एटम का d ऑर्बिटल मिलके आपका पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे तो उसमें p पाई d पाई बनेगा। और अगर दो d ऑर्बिटल पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे तो d पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हैवियर एलिमेंट्स p पाई d पाई बना सकते हैं और d पाई बना सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन याद रखना सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड बनाता है, p पाई बॉन्ड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट चीज क्या आ रही है हमारे पास इसके अंदर, देखो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन है, देखो व्हाई डज नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज लेस देन द फॉस्फोरस। कहने का मतलब ये है कि फॉस्फोरस में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कम होती है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन समझिए। देखो नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर। देखो ये कह रहा है कि नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है ना वो वीक होता है, लेकिन फास्फोरस में जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका चीज समझिए आप। देखो यहां पे एक नाइट्रोजन है, इसका लोन पेयर है, और एक नाइट्रोजन ये रहा, इसका लोन पेयर ये रहा। अब जब ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो आपको पता है एटम की साइज छोटी है यहाँ पे नाइट्रोजन की, तो साइज छोटी होने से इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो भी छोटी रहेगी। तो बॉन्ड लेंथ जब छोटी होती है तो इसके ये जो लोन पेयर और इसके ये लोन पेयर क्या करते हैं, आपस में रिपेल होते हैं। मतलब क्या होता है कि ये इनके जो एक इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। भाई जब दो नाइट्रोजन पास में आ रहे हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं। रिपेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बीच में बॉन्ड लेंथ छोटी है, तो बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं फॉस्फोरस की।
अब फास्फोरस के केस में क्या होता है कि भाई साइज क्या होती है, बड़ी होती है, तो साइज बड़ी होती है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होती है, बड़ी होती है। तो बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से क्या हो गया यहाँ पे, ओके एक बार इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं यहां से। ओके तो यहाँ पे क्या होता है, इनके बीच में फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। अब बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करते। तो रिपेल नहीं करते तो इनमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो उस केस के अंदर फास्फोरस में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। इस वजह से आपको पता होगा ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन नाइट्रोजन कभी N4 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये अपने किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये चीज अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। लेकिन फास्फोरस के अलावा भी जो अदर एलिमेंट्स आते हैं नीचे ग्रुप में, जैसे अपन बात करते हैं आर्सेनिक की, एंटीमनी की, ये भी क्या होते हैं आपका AS4 और Sp4 में क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बाकी वालों में क्या है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन नाइट्रोजन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि भाई उसका सिंगल बॉन्ड वीक होता है। वीक होता है तो बॉन्ड ही टूट जाएगा, तो बॉन्ड ही टूट रहा है सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब वो कहां से बॉन्डिंग करेगा, तो उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन फास्फोरस के केस में क्या होता है कि बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है और किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर देता है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आज का जो लेक्चर था वो आप लोग देखिए एक बार। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और आप प्लीज इसकी रेगुलर स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा लेंथी है। अगर आप उसको एग्जाम में एकदम साथ में पढ़ने की कोशिश करोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज इसको रेगुलरली पढ़ते रहिए, तो इससे क्या होंगे, आपके सारे डाउट्स होंगे और आपके जो सारे टॉपिक्स होंगे वो टाइम्स के साथ क्लियर होते रहेंगे। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लीज जो भी लेक्चर्स हैं उसको कंटिन्यूसली देखते रहिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से पूछते रहिए, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।